राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की इस डॉक्यूमेंट्री के 9th पार्ट में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की शख्सियत ऐसी है कि आप उनके बारे में जितना पढ़ो और लिखो कम ही होगा। मैं लगभग 10 साल से हज़रत टीपू सुल्तान पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने सुल्तान पर लिखी हुई लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं। सुल्तान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हज़ारों वाक़यात हैं जिनको मैं एक एक करके आप लोगों के सामने इस चैनल में लाता रहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने जाना कि कैसे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ और कैसे हज़रत टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों पे फतह हासिल की। उस जीत के बाद सुल्तान की फ़ौज में एक खुशी की लहर दौड़ गई। हर सिपाही सुल्तान से बेपनाह मोहब्बत करता था क्योंकि सुल्तान ने कभी घमंड या तकब्बुर नहीं किया किसी के साथ। सुल्तान हर किसी से, चाहे वो सिपाही हो या कोई मामूली आदमी, उससे मीठी हंस के मुस्कुरा के बात किया करते थे। सुल्तान ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे अपनी सल्तनत की तरक्की के लिए। उन्होंने सबसे पहले पूरी सल्तनत में शराब पे पाबंदी लगा दी। ना कोई शराब बना सकता था, ना कोई उसको बेच सकता था और ना ही कोई शराब पी सकता था। जब कुछ लोगों ने सुल्तान से कहा कि शराब बंद होने से सल्तनत के ख़जाने पे असर पड़ेगा, तो सुल्तान ने जवाब दिया कि शराब जिस्म और रूह दोनों को नापाक कर देती है और इंसान उसकी रब से जुदा हो जाता है, और क़यामत के दिन मैं चंद सिक्कों की खातिर अपने रब को रुसवा नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरा हुक्म है कि हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी पे शराब पे पाबंदी लगाई जाती है और जो मेरे इस हुक्म को नहीं मानेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। सुल्तान के इस हुक्म के बाद सल्तनत मैसूर में पूरी तरह से शराब पे पाबंदी लगा दी गई। इससे आवाम को भी राहत मिली और कुछ दिनों बाद चोरी, डकैती और लूट के मामलात भी कम आने लगे। इस बात का पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना हुआ कि लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल हो गई। सुल्तान को हॉर्टिकल्चर का बेहद शौक़ था। उन्हें पेड़ पौधे लगाना और हर तरफ हरियाली देखना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने नए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून बना दिए, जहाँ पे किसान को जितनी चाहे ज़मीन दी जाती थी फसल उगाने के लिए, और वो जो चाहे फसल उगा सकता था। और जिस दिन किसान या उसकी आल औलाद खेती करना बंद कर देते, वो ज़मीन सल्तनत मैसूर वापस ले लेती। हज़रत टीपू सुल्तान की हुकूमत में एक और नया कानून लाया गया, जिसमें छोटे मोटे क्राइम्स की सज़ा के तौर पे कैदी को एक छोटा सा दरख्त दिया जाता था। उस कैदी को उस दरख्त की खिदमत करनी होती थी, जैसा उसे पानी देना और उसकी हिफाजत करना होता था। और जब वो दरख्त उस कैदी के कंधे से ऊंचा हो जाए तो वो उस सल्तनत की तरफ से कुछ पैसे देकर उसको रिहा कर दिया जाता था, ताकि उसकी ज़िंदगी आगे जाके सुधर जाए। सुल्तान को पेड़ पौधों से इतना लगाव था कि जब भी कोई सल्तनत से बाहरी मुल्क जाता तो सुल्तान उससे अलग अलग देशों से पौधे और बीज मंगवाया करते थे। सुल्तान ने पूरी सल्तनत मैसूर में पालेगार सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया, जिसमें गांव के ज़मींदार पालेगार मज़लूम किसानों से फसल कम दामों में ख़रीद कर ज़्यादा दामों में बेचा करते थे। अब किसान खुद अपने अनाज की कीमत खुद तय कर पाता था और सल्तनत मैसूर को टैक्स दिया करता था। सुल्तान ने हर गांव में स्कूल और मदरसे बनवाए जिससे हर कोई इल्म हासिल कर सके। हर गांव में तालाब और कुएं खुदवाए गए जिससे पानी की मुश्किलात कम हो सके। बाहरी मुल्कों से रेशम के कीड़े ला के उसमें से बेहतरीन किस्म का रेशम निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें चन्नपटना, रामनगरम के आसपास के इलाकों को सेलेक्ट किया गया वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस को देख के। मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा। और पड़ोसी मुल्कों से बेहतरीन नस्ल के घोड़े, बैल और बकरे लाए गए और उनकी ब्रीडिंग की गई। और 1784 और 1785 के बीच में मस्जिद आला की नींव रखी गई, जिस मस्जिद पे हज़रत टीपू सुल्तान ने ख़ुद पहली इमामत की है। सुल्तान ने ख़ुद एक किताब लिखी जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन था, जिसको आज की ज़ुबान में मिलिट्री एंड वॉर कंडक्ट मैनुअल कह सकते हैं। इस किताब के कॉपीज़ हर सिपह सालार को दिए गए, जिसमें हर तरह की वॉर टैक्टिक्स और जिस्मानी इलाज के नुस्खे भी लिखे गए थे। और बेंगलोर के चामराजपेट के पास तारामंडलपेट के नाम से एक गांव को बनाया गया, जहां पे रॉकेट्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे और टेस्ट किए जाते थे। और जब रात को इन रॉकेट्स को टेस्ट किया जाता था तो आसपास के गांव वाले उन रॉकेट्स को देखने के लिए वहां पे आ जाते थे। और इसी वजह से उस जगह का नाम तारामंडलपेट पड़ा था।
सुल्तान अपने ज़माने के बेहतरीन स्कॉलर और आलिम दीन भी थे। सुल्तान को साइंस की फील्ड में बेहद महारत हासिल थी। इसका सबूत हम सिर्फ एक वाक़ये से लगा सकते हैं जो ख़ुद अंग्रेज़ी रिसर्च स्कॉलर केट ब्रिटलबैंक्स ने अपनी किताब में लिखा है। वो लिखते हैं कि टीपू सुल्तान के लिखे हुए ख़तों से हमें पता चलता है कि उन्हें विज्ञान की बेहतरीन जानकारी थी, क्योंकि जब उनको पता चला कि टुमकुर के पास एक पहाड़ में शीश मिला है जिसको अंग्रेज़ी में लेट कह सकते हैं, सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि वहाँ पे चांदी को भी ढूंढा जाए, क्योंकि नेचर में शीश और चांदी मेटल्स दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। आगे केट ब्रिटलबैंक्स लिखती है कि टीपू सुल्तान को हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। वो अपने इल्म की वजह से अपनी प्रजा और अपनी सल्तनत में बेहद सुधार लाए थे। सुल्तान ने अपर श्रीरंगापट्टनम के पास एक डैम बनवाया जिसको कन्नम्बाड़ी कट्टा कहा जाता था, जिसको बाद में मैसूर के महाराज श्री चामराजेंद्र वड़ेयर ने बड़ा किया, जिसको आज हम KRS डैम के नाम से जानते हैं। इसी डैम की बदौलत मैसूर, मंड्या, चन्नपटना और बेंगलोर को भी पीने का पानी मिलता है आज भी। इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद सुल्तान के दुश्मन उनको समझ नहीं पाए और सल्तनत मैसूर को फिर से एक बार जंग के माहौल में ढकेल दिया गया। ना चाहते हुए भी सुल्तान को फिर से अपनी तलवार निकालनी पड़ी, क्योंकि इस बार जंग मराठाओं से हुई थी, जिसको मैसूर मराठा वार कहते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में इस जंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इन पिक्चर्स और पेंटिंग्स को क्लियरली देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।